हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए अपवाह चैप्टर लेके आया हूँ जो एनसीईआरटी क्लास 9 के ज्योग्राफी से है। तो हम लोग आज अपवाह पे बातें करेंगे कि भारत में कैसी अपवाह तंत्र है या भारत की जो नदी प्रणाली है किस प्रकार की नदी प्रणाली है और यह कैसी अपवाह तंत्र की उदाहरण पेश करता है। तो इससे पहले एक बात और बता दूँ, मैंने क्या किया है कि ये जितने भी महत्वपूर्ण लाइनें हैं उनको मैंने हाईलाइट कर दिया है ताकि आपको नोट बनाने में आसानी हो और पढ़ने में भी आसानी हो जाए। तो चलिए हम लोग इसे स्टार्ट करते हैं। अपवाह मीन्स क्या होता है? तो यह नदी प्रणाली से संबंधित एक शब्द है। मतलब क्या कि नदी में जो बहाव क्षेत्र है या पानी का जो बहाव क्षेत्र है उसे अपवाह कहा जाता है। समझ गए? तो ये क्या है, अब नदी कहीं से निकली, किसी पहाड़ी से निकली या किसी हिमनद से निकली, और ये क्या करेंगे, ये जाकर किसी महासागर या झील में जाकर या किसी समुद्र में जाकर मिल जाएगी। तो इन ये सारी प्रक्रियाओं को इस बीच में इसे नदी द्रोणी कहा जाएगा। समझ गए? अपवाह द्रोणी कहा जाएगा, अपवाह द्रोणी कहा जाएगा। मतलब क्या कहने का मतलब हुआ कि नदी जहाँ किसी जगह से उद्गमित होगी और जाकर समुद्र या महासागर में जाकर मिल जाएगी, तो उस बीच में जो नदी द्वारा तय किया गया दूरी होगा या इस बीच में जितनी भी नदी में सरिताएं आकर मिल जाएगी, मेन नदी में मिल जाएगी, तो ये क्या होगा, ये अपवाह द्रोणी का उदाहरण होगा। समझ गए? फिर है आगे आगे चलते हैं। अब क्या कहता है जल विभाजक। जैसे क्या है कि कहीं पे दो जगह पे जल, यहाँ पे जैसे कि यहाँ दिया हुआ है जल विभाजक का मतलब एक साइड, इस साइड पानी बह रहा है और एक इस साइड नदी प्रणाली है। तो इसमें क्या होगा कि बीच में ये जो देख रहे हैं, ये जो बड़ा सा दीवार दिख रहा है, ये क्या है, तो एक विभाजक का काम कर रही है, विभाजन का काम कर रही है। मतलब कि जो दो नदी प्रणाली के बीच में ये दीवार के रूप में खड़ा है, तो इसे ये क्या कहा जाएगा, इसको तो इसे जल विभाजक कहा गया। समझ गए? अब जैसे यहाँ पे इसमें लिखा हुआ है, अब क्या आप जानते हैं कि सबसे बड़ी अपवाह द्रोणी किसकी है? तो अमेजन नदी का है। समझ गए? अब जैसे कि कह रहा है यहाँ पे भारत में किस नदी की अपवाह द्रोणी सबसे बड़ी है, तो कहने का मतलब किसका हो जाएगा, तो ये हो जाएगा गंगा नदी का। समझ गए? गंगा नदी की। फिर ऊपर चलते हैं, जैसे कि भारत में अपवाह तंत्र प्रणाली, अपवाह तंत्र, तो ये क्या है, मतलब कि क्या है, किसी नदी प्रणाली में या नदी के बहाव क्षेत्र को नियंत्रण कौन करती है, तो इसका नियंत्रण किया जाता है भौगोलिक संरचनाओं के द्वारा। उसी आधार पे भारत को दो भौतिक प्रणाली के आधार पर इसके विभाजित किया गया है, जैसे कि हिमालय की नदियाँ तथा दूसरा प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ। अब चलिए थोड़ा सा हिमालय और प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के बारे में विशेषता जान लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि हिमालय की नदियाँ ऐसी नदी है जो 12 मासी है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि सालों भर इसमें पानी रहती है, क्योंकि इसका स्रोत क्या है, एक तो वर्षा है, हिमालय की नदियों का स्रोत एक तो वर्षा, दूसरा हिमनद। हिमनद में हमेशा पानी रहेगा, मतलब हिमनद तो बर्फ का नदी होता है, लेकिन क्या होगा कि इसमें जो पानी होंगे वो पिघल पिघल कर इन नदियों के माध्यम से महासागरों में मिलेंगे। तो ये नदियाँ क्या है, ये नदी जो है 12 मासी नदी हो गई, और ये नदियाँ नवीन नदी होंगी। कैसी नदी है? नवीन नदी। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हिमालय से निकलने वाली नदी, और प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ इन नदियों से, मतलब प्रायद्वीपीय पठार की जो नदी होगी वो नदी पुरानी नदी होगी। और दूसरी तरफ थोड़ा सा और देख ले तो देखेंगे क्या कि प्रायद्वीपीय पठार की नदियाँ 12 मासी न होकर वर्षा पे आधारित होगी। समझ गए? क्योंकि यहाँ कोई हिमनद नहीं पाया जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार में कोई हिमनद नहीं पाया जाएगा। मेनली ये किस चीज़ पे डिपेंड रहेंगे, तो वर्षा पे डिपेंड रहेंगे। दूसरी, इसकी अपवाह द्रोणी छोटी होगी क्योंकि इसके जल ग्रहण क्षमता भी छोटी है, और इसके अपवाह द्रोणी भी हिमालय की तुलना में छोटे होंगे। समझ गए? अब जैसे करें हिमालय की दो प्रमुख नदियाँ सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र इस पर्वतीय श्रृंखला के उत्तरी भाग से निकलती है। अब जैसे कि हिमालय की जो नदी है, सिंधु और ब्रह्मपुत्र जो नदी है, ये भारत से ना निकलकर कहाँ से निकलती है, तो इसको मैप के माध्यम से देख लें।
ठीक है, देख लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये वाला पार्ट देखिए, जैसे ये क्या है, सांगपो। ये जो सांगपो नदी है, इसे भारत में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है, समझ गए। ब्रह्मपुत्र नदी के नाम से भी जाना जाता है, और दिहांग इसको अरुणाचल प्रदेश में कहा जाता है। यहाँ देखिए, ये जो पार्ट है यहाँ पे, ये वाला देख रहे हैं ना, तो ये क्या है, कहाँ से निकल रही, तो ये यहाँ से मानसरोवर से ये भी झील निकल रही है, नदी निकल रही है, और जाकर अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग के नाम से जाना जाता है, फिर इसे असम में ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, समझ गए। और ये इस तरह से बांग्लादेश में गिर जाती है। दूसरी तरफ हम लोग सिंधु की बात करें, सिंधु भी है, मानसरोवर झील से निकलती है, और ये निकल कर कैसे, तो इस तरह से लद्दाख जम्मू कश्मीर होते हुए ये जाकर अरब सागर में गिर जाती है। तो ये दोनों क्या है, ये हिमालय के उत्तरी भाग से निकलता है, मानसरोवर से, देख लिए। ठीक है, फिर हम लोग चलते हैं पुनः जहाँ थे वहीं पे। अब जैसे क्या है, देख लिए, अब ये क्या, गॉर्ज का निर्माण करें, तो गॉर्ज क्या होगा, तो यहाँ इसमें दिख रहा है, इस वाले पार्ट में दिख रहा है आपको कि गॉर्ज क्या है। तो दो दो जैसे कि क्या है, नदी है, तो दोनों किनारे पे क्या है, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, बड़ी बड़ी पहाड़ियाँ हैं, और इसके बीच से नदी गुजर रही है, तो इसको क्या बोला जाता है, गॉर्ज बोला जाता है, समझिए। फिर क्या करें, किस नदी तथा उसकी सहायक नदियों को नदी तंत्र कहा जाता है। अब जैसे कि क्या है, नदी तंत्र क्या हुआ, तो नदी तंत्र क्या होगा, जैसे नदियाँ निकली, ये एक मेन नदी हो गया, और इस नदी में कुछ सरिताएं आकर मिल जाएगी, समझिए। जब ये सरिताएं आकर इसमें मिल जाएगी, और ये फिर जाकर किसी महासागर या झील में जाकर जब मिल जाएगी, तो मतलब कि यहाँ उद्गम क्षेत्र से लेकर, सॉरी, उद्गम क्षेत्र से लेकर, यहाँ उद्गम स्थान से लेकर, उद्गम स्थान से लेकर ये जहाँ मिलती है, महासागरों में मिल जाए या सागरों में मिल जाए या झील में मिल जाती है, तो यहाँ तक के जो प्रणाली होता है, या इसमें जितने भी सारे नदी आकर मिल जाती हैं, तो इन्हें सहायक नदी कहा जाता है। तो इस प्रणाली को क्या किया गया, नदी तंत्र प्रणाली कहा गया। अब सिंधु नदी तंत्र देख लेते हैं। अब सिंधु नदी निकलती कहाँ से, तो मानसरोवर झील से निकलती है, जान गए। ये कहाँ प्रवेश करती है, तो ये पश्चिम की ओर बहते हुए लद्दाख में प्रवेश करती है। अब जैसे कि इसके कुछ महत्वपूर्ण नदी हैं जो इसके सहायक नदी है, जो लद्दाख श्रेणी में है, तो यहाँ देखेंगे हम लोग, जैसे यहाँ पे है जास्कर है, नुब्रा है, श्योक है, तथा यहाँ देखिए जास्कर है, नुब्रा है, श्योक है, हुर्जा नदी यहाँ क्या है, तो ये लद्दाख में ही इसमें मिल जाती है। देखते हैं मैप में है या नहीं है, तो यहाँ पे जैसे नहीं दिया हुआ है, समझ गए। तो ये जो मेन नदी है वहाँ पे, ये वाले पार्ट में बहुत सारी नदी इसमें जाकर मिल जाती है, जास्कर, हुज्जा, समझ गए ना, इस तरह से यहाँ पे मिलती है। फिर हम लोग स्टार्ट करें। अब देख लेते हैं हम लोग, मानसरोवर से निकल गया, सिंधु नदी बलूचिस्तान तथा गिलगित से बहते हुए अटक में पर्वतीय क्षेत्र को बहकर मिलती है। अब यहाँ पे क्या है, जैसे कि सतलुज, ब्यास और रावी, चेनाब, पाकि, ये सब नदियाँ इनकी सहायक नदी है, सॉरी, ये सब नदियाँ इनकी सहायक नदी है, जो कहाँ जाकर मिलेंगी, तो ये नदियाँ जाकर देखिए यहाँ पे, यहाँ मिल रही है, तो ये देखिए यहाँ पे, ये दिख रहा है ना पार्ट, ये सिंधु में जाकर पाकिस्तान के किस मिठान कोट में जाकर मिल जाती है। तो ये देखिए भारत से ये सब निकलने वाली नदियाँ है, सतलज नदी, रावी नदी, चिनाब, झेलम, लेकिन जाकर मिल कहाँ रही है, तो ये जाकर मिल रही है ये वाले पार्ट में, जो पाकिस्तान का कौन सा जगह, तो मिठान कोट जगह है, समझ गए। और सिंधु से होते हुए, ये सिंधु में मिलने के बाद ये जाकर अरब सागर में गिर जाती है, कराची के पास, समझ गए। अब क्या है, कराची से पूर्व की ओर अरब सागर में गिरती है, समझ गए। भारत के जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल तथा पंजाब में तथा शेष भाग पाकिस्तान में स्थित है। अब जैसे करा कि भारत में ये कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है, लद्दाख, हिमाचल, मतलब क्या कहने का मतलब क्या है कि ये नदी का जो एक द्रोणी है, सिंधु नदी द्रोणी, तो ये कहाँ है, तो जैसे कि हमने हिमाचल प्रदेश से जो नदी निकलती है, ब्यास नदी है, वो वहाँ से निकलती है, पंजाब से कुछ नदी, एक नदी निकलती है, उसके बाद क्या है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख श्रेणी में कुछ शेष भाग इसके हैं। तो लगभग इसका जो लंबाई है वो कितनी है, तो 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है, सिंधु नदी की विश्व में
विश्व की लंबी नदियों में से एक है, जिसका किलोमीटर कितना है, 2900 किलोमीटर इसकी द्रोणी क्षेत्र है। फिर चलिए थोड़ा सा सिंधु जल समझौता देख ले। तो सिंधु जल समझौता 1960 में होता है, देख रहे हैं। इसमें 20% पानी भारत को यूज करने के लिए दिया गया है और साढ़ा 80% पानी पाकिस्तान को यूज करने के लिए इस समझौता के तहत दे दिया जाता है। समझ गए, इस समझौता के तहत दे दिया जाता है। फिर क्या है, अब ये कौन कौन से राज्य इससे इससे लाभान्वित होते हैं, तो पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, दक्षिण पश्चिम भाग वो है। अब गंगा नदी तंत्र जान लेते हैं। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगा नदी गंगा नदी क्या है, ये भागीरथी गंगोत्री हिमानी से निकलती है। मतलब कि गंगा नदी इसका नाम बाद में पड़ेगा, लेकिन पहले क्या है, यह भागीरथी भागीरथी है। ये कौन सी नदी है, पहले इसे भागीरथी के नाम से जाना जाता है, जो गंगोत्री हिमनद से निकलती है। तथा इसमें क्या होता है कि अलकनंदा अलकनंदा जो है ना, भागीरथी में जाकर मिल जाती है। जैसे मैप के यहाँ पे दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं। एक है पार्ट, जैसे कि यहाँ देखिए, ये वाला पार्ट देखिए, देवप्रयाग में क्या है, भागीरथी नदी अलकनंदा नदी से मिल जाती है। और क्या है, तो इसे इसकी सरिता को, मिले हुए सरिता को किस नाम से जाना जाता है, तो गंगा नाम से जाना जाने लगता है। समझ गए। चलिए फिर हम लोग वापस चलते हैं। अब क्या है, अब ये गंगा नदी पर्वतीय भाग से जाकर हरिद्वार में, जो ये मैदानी वाला पार्ट, मैदान का पार्ट है, यहाँ पे जाकर इसमें पर्वतीय भाग से को छोड़कर मैदान वाले भाग में प्रवेश कर जाती है गंगा नदी। समझ गए। अब देखेंगे इसमें कुछ नदियाँ हैं जो आकर मिल जाती है, तो यमुना है, घग्गरा है, गंडक है, कोसी है। चलो इसको भी हम लोग मैप के माध्यम से देख लें। जैसे यहाँ है, ये वाला पार्ट है, देखते हैं हम लोग। जैसे क्या है, गंगा नदी ये वाला है, ये वाली नदी गंगा नदी है, देख रहे हैं ना, ये सरिता जो दिख रहा है ये वाला है। अब इसमें कौन सी नदी मिलती है, तो यहाँ देखिए, यमुना नदी मिल रही है, शारदा नदी मिल रही है, जिसे घग्गर नाम से जाना जाने लगा बाद में, घघरा। उसके बाद गंडक नदी है, फिर कोसी है, फिर यहाँ पे सोन है, दक्षिण से आकर सोन नदी मिल जाती है। देखिए, अब यहीं पे क्या है, एक एक सड़ी यहाँ पे एक सरिता निकल कर जो इस तरह बढ़ जाती है और दूसरी सरिता इस तरह चली जाती है। यहाँ ये जैसे कि ये नदी यहाँ से ऐसे बही और एक नदी की सरिता इस तरह से निकल जाती है, तो यह हुगली नदी का निर्माण करती है। हुगली नदी जो कलकत्ता इसी के किनारे बसा हुआ है, शहर है, तो वो किस नदी पे है, तो हुगली नदी पे। और ये किसकी सरिता है, तो गंगा की सरिता है। चलिए फिर हम लोग वापस देख लेते हैं। अब क्या है, यमुनोत्री, ये यमुनोत्री हिमनद से। अब यमुना नदी कहाँ से निकलती है, तो यमुनोत्री हिमनद से निकलती है। अब ये क्या, दाहिने वाले पार्ट से प्रवेश करती थी, और ये प्रवेश कहाँ करती है, यमुना नदी तो इलाहाबाद में प्रवेश करती है। और क्या है, जैसे कि घघरा, गंडक, कोसी, ये नेपाल हिमालय से निकलती है और अपने साथ जल ग्रहण क्षमता जो इनका बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये क्या करती है, मैदानी वाले पार्ट में आकर बाढ़ लाकर तबाही मचा देती है। समझ गए। निकलती, इसके कारण परिणाम से यहाँ पर दिया हुआ है कि बाढ़ आती है जिससे बड़े पैमाने पर माल जल का नुकसान होता है, लेकिन वे नदियाँ जो मिट्टी, ये क्या करती है, अपने साथ उपजाऊ मिट्टी भी लेकर आती है। क्या लेकर आती है, तो उपजाऊ मिट्टी लेकर आती है। अब उपजाऊ मिट्टी क्या है, तो जैसे क्या है कि नदी जब चलती है तो अपने मार्ग में जितने सारे कंकड़ पत्थर या पहाड़ हैं या मिट्टी है या पौधे हैं, सबको अपने साथ बहा ले जाती है। तो ये क्या करती है, टूटते फूटते ये मिट्टी बन जाता है और तो ये क्या करती, ये मैदानी भाग में जैसे प्रवेश करती है तो अपना निक्षेप छोड़ते हुए चली जाती है, मतलब किनारे किनारे पे अपना मिट्टी छोड़ते हुए चली जाती है। और ये क्या है, जैसे कि कोसी नदी क्या करती है, कोसी नदी हमेशा अपना मार्ग परिवर्तन करती है। कोसी नदी हर वर्ष क्या करती है, अपना मार्ग परिवर्तित कर देती है। तो ये मैदानी भाग में प्रवेश कर जाती है, तो जिसके साथ पानी के साथ साथ जो सेंडिमेंट्स होते हैं वो जाकर मैदान पर भिज जाते हैं और जलोढ़ मिट्टी का निर्माण हो जाता है। और जलोढ़ मिट्टी की जो उपजाऊ क्षमता होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। समझ गए। अब थोड़ा सा और देख ले। प्रायद्वीपीय उच्च भूमि में आने वाली मुख्य नदी जैसे क्या है,
चंबल, बेतवा, केन। चंबल, बेतवा, सोन। अब ये चंबल और जो बेतवा है ना, ये यमुना की सहायक नदी है और सोन जो है गंगा की सहायक नदी है। ये क्या है, ये प्रायद्वीपीय भारत से निकलती है, लेकिन जाकर उत्तर में जाकर गंगा और यमुना से मिलकर अरब सागर में गिर जाती हैं। ये अर्ध शुष्क क्षेत्रों से निकलती है। कहने का मतलब वही है कि जो जैसे इसका पाठ है, ये विंध्य क्षेत्र, चंबल नदी जो है विंध्य क्षेत्र से निकलकर इधर आकर मिल जाती है। चंबल नदी मध्य प्रदेश से निकलती है और ये जाकर गंगा नदी में, यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। तो प्रायद्वीपीय भारत का एक लक्षण मैंने बताया था कि इसमें पानी जो होगा वो कम मात्रा में होगा हिमालय की अपेक्षा। अब क्या है, गंगा की सहायक नदियां दोनों तरफ है, बाएं और दाएं दोनों तरफ से आकर नदियां इसमें मिलती है। और ये नदी, गंगा नदी जाकर लास्टली जाकर अरब दिशा में फरक्का में जाकर फरक्का तक बहती है। उसके बाद यह क्या करती है, ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। फरक्का के पास करने के बाद यह ब्रह्मपुत्र नदी में मिल जाती है। अब भागीरथी, हुगली, मैंने बताया था कि गंगा की एक वितरिका निकलकर हुगली नदी का निर्माण करती है। अब वितरिका क्या होता है, जैसे कि नदी बहना स्टार्ट हुई और नदी बही तो उसका एक सरिता दूसरे तरफ चला गया, या वो बहुत सारे धाराओं में बट गई, तो उसे क्या बोला गया, नदी वितरिका इसको बोला जाता है। समझिए। फिर चलते हैं हम लोग, चलिए तो हम लोग आगे देखते हैं दोस्तों। अब क्या है, यहाँ पे क्या है, मुख्य धारा दक्षिण की ओर बहती हुई बांग्लादेश में प्रवेश करती है। अब ब्रह्मपुत्र इसमें आकर मिल जाती है। तो हमने देखा था क्या कहते हैं, मुख्य धारा मिलकर बांग्लादेश में प्रवेश करती, ब्रह्मपुत्र नदी क्या है और गंगा नदी बांग्लादेश में मिल जाती है। अंतिम चरण जब गंगा ब्रह्मपुत्र समुद्र में विलीन होती है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, मेघना के नाम से जाना जाने लगता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कहाँ पे जाकर ये मिल जाते हैं। तो मैप में हम लोग देखें तो यहाँ देखिए, ये वाला पार्ट में ये क्या है, यहाँ देखिए, जैसे ये देखिए, ये जो दिख रहा है ये, और बांग्लादेश में ये भी ब्रह्मपुत्र नदी आकर प्रवेश करती है। तो इसके संयुक्त रूप को इसको क्या नाम दिया जाता है, मेघना कहा जाता है। समझ गए। अब आगे देखते हैं फिर। अब क्या है ना, जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी जो जाकर मिलती है तो एक डेल्टा का निर्माण करती है। उस डेल्टा को किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है सुंदरवन डेल्टा। किस नाम से, ये जो डेल्टा है, ये जो डेल्टा, छोटे छोटे जो डेल्टा का निर्माण हो रहा है, यहाँ भी जो डेल्टा का निर्माण हो गया, तो इसको किस नाम से जाना जाता है, सुंदरवन डेल्टा के नाम से जाना जाता है। समझ गए। अब यहाँ क्या है, यहाँ पे सुंदरवन इसलिए नाम दिया गया है क्योंकि यहाँ सुंदरी वन की अधिकता ज़्यादा है, जिसके कारण से सुंदरवन कहा गया है। साथ में क्या है, रॉयल बंगाल टाइगर का ये आवास है। गंगा की लंबाई देख ले तो कितना है, गंगा की लंबाई 2500 किलोमीटर है। समझे। और ये क्या है, अंबाला में क्या होता है, अंबाला जो नगर है ये पंजाब में है। सिंधु तथा गंगा नदी तंत्रों के बीच जल विभाजक का काम करती है अंबाला। समझ गए। फिर क्या है, अब अंबाला में जो सुंदरवन तक जाने में 1800 किलोमीटर है, लेकिन ये क्या है, 300 मीटर पे हमेशा क्या है, ढलान मिलता है। और 6 किलोमीटर में 1 मीटर नीचे की ओर इसका ढलान देखा जाता है। समझिए। अब ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को जानते हैं क्या है, तो ब्रह्मपुत्र नदी तो बता दिया था कि ये कहाँ, तिब्बत से आते हुए अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। समझ गए। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है, ये भी जानते हैं। फिर क्या है, ये मानसरोवर झील से निकलती है। समझ गए। और ये क्या है, नामचा बरुआ शिखर, ये जो है अरुणाचल प्रदेश में नामचा बरुआ शिखर है। वहाँ पे जाकर पहुँचकर ये किस शेप में, तो यू आकार के शेप में मुड़कर अरुणाचल प्रदेश में गॉर्ज का निर्माण करते हुए अंदर पहुँचती है। समझ गए।
और इसे क्या है, अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। और इसके कुछ सहायक नदी है, जैसे दिबांग है, लोहित है, केनुला है, इसकी सहायक नदियां हैं। समझ गए। तिब्बत में इसे सांगपो के नाम से जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को, वहीं जमुना इसे बांग्लादेश में कहा जाता है। समझ गए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब तिब्बत क्या है, एक शीत शुष्क क्षेत्र है। अब शीत शुष्क क्षेत्र का मतलब क्या होता है कि जैसे राजस्थान में गर्म मरुस्थल है, उसी तरह से ये शुष्क मरुस्थल तिब्बत वाला पठार। तिब्बत में ऐसा क्यों होता है, क्योंकि लंबाई के साथ साथ इसमें क्या होता है कि लंबाई के साथ इसमें टेम्परेचर में कमी आती है। जैसे जैसे हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर में कमी आएगी, जिसके कारण क्या होता है कि ये क्षेत्र ज़्यादा शुष्क है, क्योंकि तिब्बत का पठार काफ़ी ऊंचा है। समझ गए। अब अपने साथ नदी क्या करती है, शिष्ट लेकर आती है या गाद लेकर आती है। जो क्या होगा, बहुत सारे गाद लेकर आती है। खास करके ब्रह्मपुत्र नदी ऐसा करती है। तो ये क्या है, यहाँ नदी में जल एवं शिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है। असम में ब्रह्मपुत्र अनेक धाराओं में बहकर एक गुम्फित नदी का निर्माण करती है। अब ये गुम्फित नदी क्या होता है उसको मैं बता देता हूँ। जैसे कि क्या होता है कि एक नदी है जो डायरेक्ट एक नदी तंत्र है, समझ गए, और वो डायरेक्ट बह रही है। लेकिन क्या होता है, किसी अवरोध के कारण ये क्या होता है कि बहुत सारे वितरिकाओं में बंट जाती है। समझ गए, बहुत सारे वितरिकाओं में बंट जाते हैं। जैसे ये अवरोध है, ये भी अवरोध है, तो ये बहुत सारी इसी तरह से अवरोध के कारण ये क्या होगा, वितरिकाओं में बंट जाएगी। समझ गए। लेकिन ये वितरिकाएं बटेगी, फिर जाकर सारी वितरिकाएं जब एक ही जगह मिल जाती है तो इसे किस नाम से जाना जाता है, गुम्फित नदी के नाम से जाना जाता है। समझ गए। एक चीज मैं बता देता हूँ कि जैसे कि नदी जब बहना स्टार्ट करती है तो उद्गम स्थल से लेकर ये 3 चरणों में बहती है। समझ गए। तो इसको पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। ऊपर में इसका मैप दिया हुआ है। जैसे यहाँ देखिए, ये क्या है, नदी स्रोत है, तो ये 3 चरणों में है। देखिए यहाँ पे ये 3 चरण, ऊपरी चरण में ये इस तरह से आ रही है। मध्य चरण में आते आते ये क्या होगा, इसमें कुछ सहायक नदियाँ इसमें मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। ऊपर में भी कुछ सहायक नदी, लेकिन यहाँ पे एक मध्य तंत्र में क्या होता है, मध्य भाग में नदी विसर्प बनाना स्टार्ट करती है। समझिए। और ये विसर्प क्या होता है, नदी का घुमावदार आकृति, ये जो दिख रहा है ना, नदी का घुमावदार आकृति को विसर्प करते हैं। और ऐसा क्यों बनता है, तो ये अपर्दन के कारण या अपने निक्षेपों के कारण, डिपोजिशन के कारण ये इस आकार की हो जाती है। फिर जब निचला भाग में आती है तो निचले भाग में क्या करती है, गोखुर झील का निर्माण करती है। जैसे कि ये देखिए, किसी पशु के पाँव के आकार का शेप में दिख रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, गोखुर झील बोलते हैं। मतलब इसका निर्माण कैसे होता है, जैसे कि ये बह रही है, नदियाँ बह रही है, अचानक क्या होगा कि ये जो अपने साथ ये डिपोजिशन जो कर रही है, गाद जो लाकर जमा करती है, उसके कारण ये वाला मार्ग इसमें मृदा जमा हो जाती है और ये मार्ग चेंज करके दूसरा मार्ग अपना लेती है। तो इस शेप के जितने भी झील मिलेंगे उसे गोखुर झील के नाम से जाना जाएगा। समझ गए। अब क्या है, नदी जैसे अपने मुहाना पे आती है तो डेल्टा का निर्माण करती है। समझ गए। अब डेल्टा का निर्माण कैसे होता है, जैसे कि नदी के मार्ग में कुछ अवरोध आ गए, तो उस अवरोध पे नदियों द्वारा अपने गाद जो लेकर बहाकर अपने साथ जो लाती है, उसे यहाँ पर लाकर जमा करने लगती है और इस तरह से एक टापू का निर्माण होता है। तो इसे डेल्टा कहा जाता है। समझ गए। और एक बात और, ब्रह्मपुत्र नदी जब बहती है तो असम में खास करके वो गुम्फित नदी का निर्माण करती है। तो वहीं पे इस तरह क्या करती है, जो अपने साथ जो गाद लाती है तो उसके डिपोजिशन से क्या करती है, नदी का द्वीप का निर्माण करती है और उसे नदी द्वीप कहा जाता है। समझ गए। और नदी द्वीप में देख लें तो सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है, तो माजुली नदी द्वीप है जो असम में है। ये सबसे बड़ी नदी द्वीप है। समझ गए। तो हम लोग फिर से यहाँ पे चलें। बड़े नदी द्वीप का नाम बताएं, जैसे यहाँ दिए हुए सबसे बड़े नदी द्वीप का नाम बताएं, तो माजुली द्वीप सबसे बड़ी नदी द्वीप है। समझ गए। इस तरह से हम लोगों ने ब्रह्मपुत्र का लगभग पार्ट देख लिया। फिर कहता है प्रत्येक वर्ष वर्षा ऋतु में यह नदी अपने किनारों से ऊपर बहने लगती है और बाढ़ लाती है। अब ये वर्षा ऋतु में क्या होगा, ऑलरेडी ब्रह्मपुत्र में मानसून जो सरोवर से
पानी का स्रोत है ब्रह्मपुत्र का, लेकिन ये वर्षा के दिनों में इसमें जल क्षमता ज़्यादा हो जाती है, जिसके कारण ये मैदानी भागों में प्रवेश कर जाती है। तो ये मैदानी भागों में प्रवेश होने के कारण क्या होगा कि बांग्लादेश और असम में बाढ़ की स्थिति को उत्पन्न कर देगा। समझ गए। अब प्रायद्वीपीय भारत